दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक देखेंगे, आज पॉलिटी का है और संसद भाग 2, जिसमें राज्यसभा के बारे में डिस्कशन किया हुआ है और एक घटना चक्र राज्य व्यवस्था पॉलिटी का ये पूर्वावलोकन है। और तो स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यू हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो यूपीएससी हो, सिविल सर्विसेज हो या फिर कि कोई भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाता है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा के निश्चित सदस्यों की संख्या क्या होगी, क्या है? तो वो है 250। ठीक है, नेक्स्ट राज्यसभा, जिसमें आप देख लेते हैं कि राज्यसभा की निश्चित अधिकतम संख्या 250 है, जिसमें राज्यों संघ क्षेत्र के लिए 238 अन्य अनिधिक सदस्य और राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के लिए मनोनीत राष्ट्रपति कितने करते हैं? तो 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं और 238 सदस्य पर राज्य संघ शासित प्रदेश से आते हैं। ठीक है, राज्यसभा में होते हैं क्या? तो इसमें लिखा है 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो वो है उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। ठीक है, नेक्स्ट संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सही कौन कौन है ये जान लेते हैं। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होते, तो ये गलत है। प्रतिनिधित्व तो होते हैं, राज्यसभा में ही तो प्रतिनिधित्व होते हैं। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार में है, तो नहीं, ये गलत है। और भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होती है, नहीं। भारत के संविधान में जो संसद का नाम जुड़ा हुआ है, तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, तीनों होते हैं। ठीक है, तो संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और जिसमें दिल्ली के 3, पुडुचेरी के 1 और जम्मू कश्मीर के लिए 4 राज्य हैं। और निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय न्यायपालिका करती है, ठीक है, ना कि वो निर्वाचन आयोग। और संविधान के 79 अनुच्छेद में क्या लिखा हो, तो संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो कहाँ से चुने जाते हैं? तो राज्यों के विधानसभाओं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट और ये कौन सा आर्टिकल्स में है? तो 40 में, 80 का 4 में है कि राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? तो यह भंग नहीं होती है, तो बिल्कुल सही है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो नहीं, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और ये कभी भंग भी नहीं होते हैं ना, तो इसका कार्यकाल तो ऐसा कुछ बोल ही नहीं सकते। हाँ, ये होता है कि हर 6 वर्ष पे 1/3 सदस्य वहाँ से मुक्त होते हैं, मतलब उनकी सेवा काल खत्म होती है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त होता है, तो बिल्कुल ये सही है। और इसके सदस्य 25 वर्ष के कम आयु के नहीं होते, तो ये भी सही है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा के लिए आपको 30 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, ठीक, 30 वर्ष होने चाहिए। तो आपको कौन सा आंसर हो गया? तो 1 और 3। ठीक है, नीचे दिए गए कथन को है जो कथन और कारण दिया हुआ है, तो जान लेते हैं कि इसका क्या है। तो अभी कथन में है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, तो बिल्कुल सही है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता। उसकी यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष से नवृत्त होते हैं, तो ये भी सही है। तो कथा और कारण दोनों सही है। और ये कथन एक सही आर की व्याख्या है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है, क्योंकि 6 वर्ष के बाद 1/3 का कार्यकाल समाप्त होता है। और अनुच्छेद कितने में? 83A में लिखा हुआ है कि राज्यसभा विघटित नहीं होगा, अर्थात यह एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसे यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए समाप्ति या सेवानिवृत्ति हो जाते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जान लेते हैं। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, तो ये सही हो गया।
नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते तो कहाँ से चुने जाते, तो ये कितने दिनों के लिए चुने जाते, तो 6 वर्ष के लिए। ठीक है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इसके विघटित नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है, तो समाप्त नहीं होने का विषय है। ठीक है, राज्यसभा कभी समाप्त नहीं होता है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है। राज्यसभा जब कभी विघटित ही नहीं होगा तो उसका टाइमिंग क्या ही होगा। ठीक है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राज्यसभा भंग होता ही नहीं तो भंग करने का अधिकार किसे भी नहीं है। ठीक है, और ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रपति लिखा हुआ है क्योंकि हमें पता है कि लोकसभा राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जाता है, तो सबसे पहले सब लोग वही मान लेते हैं, तो इसीलिए मिस्टेक होती है। ठीक है, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है, तो ये जान लेते हैं। तो राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जो आपका सेम वही दिखा हुआ है कि 6 वर्ष का होता है, यथासंभव एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के लिए निलंबित होते, 2 वर्ष के लिए उनकी कार्यकाल समाप्त होता है, ये सारी कुछ है। और उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, राज्यसभा का पादेन सभापति होते हैं तथा महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार रखते हैं। राज्यसभा कैसे भंग होती है, तो वो भंग नहीं होती है। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ बार बार, तो PYQ कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हैं। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जाती है, सेम क्वेश्चन MPPCS 2010 में पूछा, वही क्वेश्चन UPPCS मेंस में पूछ दिया 2012 में, तो ये नहीं विघटित होती हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, तो ये 12 व्यक्तियों को। अनुच्छेद 80 एक क में लिखा है और अनुच्छेद 83 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। ठीक है, राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं कितने सदस्य को, तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए तथा उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ऐसा है क्वेश्चन लिखा। तो इसमें क्या है कि उम्र कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, सही है। और जहाँ से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में अभियंता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। तो ये नहीं है, ये जो अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाता है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। ये राज्यसभा में लागू नहीं होता, ये लोकसभा में लागू होता है। ठीक है, राज्य के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं करना चाहिए, तो ये भी सही है, तो बी आंसर हो जाएंगे। पढ़ लेते हैं। 2 कथन गलत है। राज्यसभा के लिए लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में के अनुसार व्यक्ति का नाम किसी भी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 6 अप्रैल 2003 के पहले यह आवश्यक था कि प्रत्याशी का नाम जिस राज्य में मतदाता सूची में हो वहीं से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, परंतु 2003 के संशोधन अधिनियम द्वारा इसे परिवर्तित कर दिया गया। यथार्थ अब उसी राज्य की मतदाता सूची में नाम होना आवश्यक नहीं है, समझे। नेक्स्ट, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो 30 वर्ष, आपको पता ही है। नेक्स्ट, और लोकसभा के लिए या लोकसभा के लिए 25 वर्ष। प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी, तो नरगिस दत्त। ठीक है, और ये कब हुई थी, तो राज्यसभा में बनी थी यह 3 अप्रैल 1984 से 28 जनवरी 1989 तक है। ठीक है, क्योंकि ये करंट होगा, क्योंकि वो करंट नहीं है, ये बोल सकते हैं क्वेश्चन है MPPCS का, कभी भी पूछ सकता है कभी का एग्जाम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की सांसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है, पूछ रहा है। तो ये क्या सही नहीं है, तो डी, यदि राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा में बनता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यसभा में राज्य सूची में सिर्फ राज्यसभा में थोड़ी ना बनता है, राज्य सूची का विषय तो राज्य में बनता है ना। नेक्स्ट, राष्ट्रहित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधि शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प पारित किया जाता है। उसमें क्या है, राज्यसभा द्वारा अपनी उपस्थिति व मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाएगा, तभी राज्यसभा राज्य के लिए
नियम बना सकते हैं। मतलब राज्य सूची का विषय में कोई भी बना सकता है नियम। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पे कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधन करने की कोई शक्ति निहित नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है। धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने का कोई शक्ति निहित नहीं है। राज्यसभा अनुदानों के मांगों पर मतदान नहीं कर सकती। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं होती है। तो ये इसका कथन क्या है, सही कौन सा है? तो हाँ, ये दोनों सही है, ए और बी सही है। 3 में राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट पर चर्चा नहीं होती, ये गलत है। ठीक है, राज्यसभा में राज्यसभा पे बजट पे चर्चा नहीं की जाती है। नेक्स्ट, यहाँ देख लेते हैं। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। लोकसभा द्वारा धन विधेयक पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा में उसकी सिफारिश हेतु प्रेषण दिए जाते हैं। राज्यसभा 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा देती है, परंतु लोकसभा राज्यसभा की किसी भी सिफारिश को मानने या न मानने के लिए हेतु स्वतंत्र है। देख लेते हैं। यहाँ है, राज्यसभा 14 दिन भीतर धन विधेयक लोकसभा को वापस नहीं करती तो उसे उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। मतलब राज्यसभा अगर उनको अनुमति देती है ना देते हैं, लोकसभा पे या फिर धन विधेयक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अनुच्छेद 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में, राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत भारत सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण होता है, जिस पर दोनों सदनों में साधारण चर्चा होती है। ठीक, नेक्स्ट। किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिश लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्य स्वीकार किया जाना होती है। तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। ये कथन है। और कारण में क्या है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। तो बिल्कुल सही है, आर सही है, ए गलत है। इसमें जरूरी नहीं है 14 दिन के भीतर अनिवार्यतः स्वीकार नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्वीकार कर भी लेते हो ना भी कर लेते हो तो फिर धन विधेयक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं होते हैं। ठीक है, और धन विधेयक के बारे में ही बताया गया है। तो एक कथन सही है और आर सही है, एक गलत है। ठीक है, धन विधेयक को राज्यसभा में नहीं भेजा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित नहीं किया जाता है? तो इसमें क्या है, धन विधेयक। नेक्स्ट, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होता है? तो लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, 2013 में पूछा आईएएस एग्जाम में। संविधान अनुच्छेद 109(2) में लिखा हुआ है कि लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को या तो स्वीकार करेगी या उसमें से सभी या किन्हीं को अस्वीकार करेगी, क्योंकि धन विधेयक के बारे में लोकसभा को विशेष प्राधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है। ठीक है, तो इसलिए धन विधेयक पे अनुमति दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। निम्न में से कौन सी शक्ति लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अन्य रूप में प्राप्त होती है? तो ये होती है धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल सही है। धन विधेयक को निश्चितीकरण अथवा संशोधन के संबंध में लोकसभा को ज़्यादा दिया गया है, अधिकार दिया गया है। और मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, तो मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व किसके प्रति होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा के ही मंत्री, आप राज्यसभा के भी मंत्री कोई बनते हैं तो भी लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्ति है? तो ये सेम क्वेश्चन आपको रिपीट किया हुआ है इसमें, लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। आपात युद्ध घोषणा के अनुसमर्थन करना, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना। तो ये सिर्फ लोकसभा में होता है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना क्या है? तो ये लोकसभा की अनन्य शक्ति है। ठीक है,
भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना, ये किसी में भी हो सकता है, राज्यसभा और लोकसभा में कहीं पे भी हो सकता है। और पात की उपबंध को उद्घोषणा को अनुमत समर्थन करना, राज्यसभा की भी जरूरत है। ठीक है, तो केवल 2 सही होंगे। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में उत्पन्न होने वाले संकट होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की युद्ध घोषणा करते हैं। संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, ध्यान देंगे, विशेष बहुमत पर उपस्थित मतों को देने में न्यूनतम 1/3 2/3 बहुमत से द्वारा आपातकाल घोषित होते हैं। आपको फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इससे पहले जो वीडियो हमारे राष्ट्रपति का या फिर आपातकाल का जो क्विक रिवीजन है विजन आईएएस का, उसको डाला हुआ है, तो आप उस पर आपातकाल पर बहुत डिटेल्स में वहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जहाँ तक संविधान के अनुच्छेद 61 में क्या कहा गया है, 61 में राष्ट्रपति पे महाभियोग का प्रक्रिया दी गई है। ठीक है, और भारत में सिर्फ महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पे ही लगते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषाधिकार में कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो देख लेते हैं। संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा सर्जन करने और हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्र सूची के विषय संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो 249। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अन्य अधिकार है? तो यह है एक नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हेतु संस्तुति करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा को लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र में मिलते हैं? तो ये संविधान में संशोधन करने के विषय में। ठीक है, संविधान में संशोधन में राज्यसभा का भी मत होना जरूरी है। ये आईएएस 2020 में पूछा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाती है तो क्या होता है? तो आपको पहले भी पता है कि राज्यसभा में सरकार नहीं गठित होती, वो क्या होते हैं, वो विघटित होते ही नहीं हैं। तो राज्यसभा में यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो, तो राज्यसभा में कोई पराजित हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जिसकी सृजन नहीं होती, जिसकी हर 5 महीने में 5 साल में हो, तो उसकी सरकार आती नहीं है, तो पराजित क्यों होगी? तो उपयुक्त में से कुछ नहीं हो सकता है। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाता है तो सरकार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अनुसार सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, और जब आईएएस में पूछ सकता है तो फिर किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्य युगों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो देख लेते हैं इसमें क्या है। प्रश्नकाल के दौरान, ये उस टाइम बहुत पहले का 1999 का क्वेश्चन है, अभी बहुत सारा चेंज हो चुका है, तो इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थानों निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों की योग है? दोनों बराबर बताया हुआ है, लेकिन ये कब का है? 2000 का है, और अभी का वर्तमान में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश का 11 है, और पूर्व में क्या था? 18 और 16 था। तो अभी हम कुछ उसका में भी नहीं बोल सकते हैं, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का भी नहीं बोल सकते, और अभी फिलहाल कोई नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उपस्थित आवंटित सदस्यों संख्या की सूची दी गई, उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ए, मध्य प्रदेश में 16 है, जबकि मध्य प्रदेश में कितना है? अभी यहाँ पे बताया गया था कि मध्य प्रदेश में 11 है। ठीक है, नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश में, इसमें भी अभी क्योंकि वो बहुत पहले का है और अभी राज्यसभा में सीटें ना चेंज हो चुके हैं, तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। ये करंट का न्यूज है, करंट में आपको देखना होगा। ठीक है, इसमें भी क्या लिखा है? राज्यों का नाम और राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। तो झारखंड में
झारखंड में कितना 6 सीटें हैं, उत्तराखंड में 3 सीटें, छत्तीसगढ़ में 5 सीटें और पंजाब में 7 सीटें हैं, और बिहार में कितने हैं तो 16 सीटें हैं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, राज्यसभा राजस्थान, इसमें भी सेम आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान के लिए सीटें कितनी 10, गुजरात के लिए 11, कर्नाटक के लिए 12 और पंजाब के लिए कितना 7। सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। इसमें राज्यसभा में सीटें कितनी होती है तो इसको भी ध्यान देंगे कि राज्यसभा में कुल कितनी सीटें होते हैं, कहाँ की होते हैं। तो गुजरात का 11 है, कर्नाटक में 12 है, केरल में 9 है और उड़ीसा में 10 है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है तो ये आंध्र प्रदेश में कितने 18 हैं, आंध्र प्रदेश में 18 नहीं है। अविभाजित जब आंध्र प्रदेश था, राज्य सीटों का बंटवारा 18 थी, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के पश्चात राज्यसभा में उसके लिए निर्धारित सीटों की संख्या कितनी हो गई 11 हो गई है। तो उस टाइम अगर पूछा 2018 में पूछा तो भी इसमें गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है तो ये हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश में कितना, छत्तीसगढ़ में 5, हिमाचल प्रदेश में 3, झारखंड में 6 और जम्मू कश्मीर में 4। लेकिन अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर में का यूटी बना दिया गया है तो राज्य में वो भी नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो संसद के दोनों सदनों में। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो संसद के दोनों सदनों में। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति तथा उप सभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। नहीं, उप सभापति तो होते हैं, राज्यसभा के सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया है। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं है, यहाँ तक तो सही है। उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मतदान करने का अधिकार होता है, बिल्कुल सही। तो 2 सही है, 1 गलत। इसमें कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होता है तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आंसर हो जाएंगे केवल 2। नेक्स्ट, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं तो राज्यसभा उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं। और ये आर्टिकल्स कितने में है देख लेते हैं। ये आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों द्वारा राज्यसभा के एवं लोकसभा के सदस्यों को मिलाकर मंत्रिमंडल द्वारा होता है। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 89A में लिखा हुआ है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये आर्टिकल्स ध्यान रखेंगे 89। नेक्स्ट, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है तो ये राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं, जो पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, जो उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं तो कौन होते हैं तो उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होते हैं तो राज्यसभा का, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं तो राष्ट्रपति होते हैं। निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं तो ये होते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं तो सेम क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के वर्तमान सभापति कौन है तो उस टाइम का वर्तमान सभापति तो जो 2010 का पूछा हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुई थी तो ये हुई थी 1952 में। ठीक है, 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो इसमें राज्यसभा में सदन का नेता। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिप्शन देखते हैं, वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो राज्यसभा में सदन का नेता। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ ये ठीक है फ्रेंड्स, इतना तक ये ख़त्म हो चुका है। राज्यसभा के बारे में ख़त्म हो चुका है। तो अभी हम फिर से स्टार्ट करते हैं संसद का भाग 3, जो कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है
तो चलिए उसका स्टार्ट करते हैं। PYQ क्या है, क्वेश्चन जो आया हुआ है उसके बारे में जान लेते हैं। तो है, राज्यसभा में नीचे दी हुई सारणी को ध्यान से पढ़े। भारत की संसद क्या है, भारत की संसद के बारे में तो ये जान लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के बारे में 250 से अधिक सदस्य 12 क्या है तो नामित होते हैं, नाम निर्देशित होते हैं, मनोनीत होते हैं, और 238 अन्य अधिक राज्यों और संघ राज्यों के प्रतिनिधित्व होते हैं। ठीक है, और इसमें लोकसभा में क्या है तो लोकसभा में 552 से अधिक सदस्य, 530 से अधिक राज्यों के प्रतिनिधित्व, और दो अधिक नाम निर्देशित एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन को भी समाप्त कर दिया गया है, तो सी आंसर होगा। संघ राज क्षेत्र में 20 से अधिक प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, ये बहुत पहले का क्वेश्चन पूछा है, 1955 का है, 1995 का, सॉरी। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है तो एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में। ठीक है, अनुच्छेद 87 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण देता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन को चुनिए। तो इसमें क्या है, राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन में आप देख चुके हैं कि बिल्कुल सही है। तो राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उनके आह्वानों के कारण विषय सूची में कारणों के विषय में सूचित करते हैं। तो बिल्कुल सही, दोनों सही हैं। और ये UPPSC 2021 में पूछा हुआ है, क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है, तो इसमें लिखा हुआ है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। बिल्कुल सही है, और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी। तो ये भी सही है, क्योंकि संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों होते हैं। ठीक है, तो ये भी आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे। तो संसद का हिस्सा होते हैं और संसद में बैठते हैं। हाँ, संसद का तो राष्ट्रपति के बिना संसद बन ही नहीं सकता, क्योंकि संसद में के 3 भाग होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संसद बनती है तो किसको किसको मिलाकर के बनती है, तो ये जान लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर बनती है भारत की संसद। भारतीय संसद में शामिल है, सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, MPPSC 2021 में पूछा है रिसेंटली। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। भारत में संसद मिलकर निर्मित होते हैं, सेम क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा मिलकर के। उपराष्ट्रपति संसद में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं, तो राष्ट्रपति और दोनों सदन। सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर के संसद बनाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संसद में निम्न में से कौन सा, सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, सेम क्वेश्चन देखिए कितना रिपीट किया हुआ। तो PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। भारतीय संसद के घटक हैं, तो ये भी सेम क्वेश्चन रिपीट है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है, तो इसमें जो कौन नहीं है उसके बारे में, तो उपराष्ट्रपति नहीं है, क्योंकि उसमें शामिल कौन है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तो उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। नेक्स्ट, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होने आवश्यक है, तो 2 बार। ठीक है, और इसके भी 6 महीने का अधिक अंतराल नहीं हो सकते, ध्यान रखेंगे। संसद के सत्रों 2 सत्रों के बीच अधिक अंतराल होना चाहिए, कितने दिन का, कितने मंथ का, तो ये 6 महीने का। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है, कौन कौन है, तो सभी 4 हैं। अध्यक्ष लोकसभा के, उपाध्यक्ष लोकसभा के, महासचिव लोकसभा के और अध्यक्ष राज्यसभा के। बिल्कुल। नेक्स्ट, संसद विधानसभा के किसी सदस्य की संख्या
सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहते हैं। तो कितने दिनों के लिए? तो 60 दिनों के लिए। कहीं कहीं भी आपको 2 मंथ भी लिखे रह जाएंगे, लेकिन अगर 60 दिन और 2 मंथ हो तो फिर 60 दिन का ही करेंगे। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार कितने अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो 2 माह के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर 60 दिन भी दिया होता तो 60 दिन कर लेते हैं, अगर 60 दिन नहीं है तो 2 माह भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये 2016 में पूछा हुआ है बीपीएससी में। बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर संसद अयोग्य घोषित हो जाते हैं? तो सेम क्वेश्चन है, 60 दिन। नेक्स्ट, सर्वप्रथम एक सांसद या विधायक को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया है कि वह सदन की अनुमति के बिना उसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहा है। तो ये किसके लिए है? तो राज्यसभा के लिए। ठीक है, किसी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा के सांसद वरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता अयोग्य घोषित किया गया था कि वो सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अनुपस्थिति में 60 दिन से अनुपस्थिति थे बिना बताए, तो इसलिए उनकी सदस्यता रद्द की गई है। किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह किसी मामले के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों को बिगड़ा हुआ वर्णन करता है, तब उन पे क्या होता है? उन विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव उठाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, संसद अधिनियम 1959 के कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निहरता से छूट देता है। ठीक है, और उपयुक्त अधिनियम 5 वर्ष संशोधित किया गया है, तो ये भी सही है। वह शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया नहीं, भली भांति परिभाषित नहीं किया गया। लाभ का पद खुद के सुविधा के लिए लागू किया गया है, तो 1 और 2 सही है, 3 गलत है। नेक्स्ट, लाभ का पद का निर्णय डिसीजन कौन करेगा? तो ये करते हैं राष्ट्रपति एवं राज्यपाल और संघीय संसद दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, इसमें है विश्लेषण पढ़ लेते हैं क्योंकि ये विश्लेषण थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों के सदस्यता की निहरता हेतु लाभ का पद है अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) का के केंद्र अंतर्गत केंद्र में संसद तथा अनुच्छेद 151 191 के अंतर्गत राज्यों में राज्य विधानमंडल करेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्ति को निर्धारण करता है? तो ये है अनुच्छेद हो गया 105। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों को सामूहिक विशेषाधिकार नहीं देता है? तो साक्षी रूप से उपस्थिति से स्वतंत्रता। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो ये अनुच्छेद 122। संविधान के अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसलिए न्यायालयों क्या है? न्यायालय एक स्वतंत्र कार्य संसद की कार्यवाहियों में क्या करते हैं? वो भाग नहीं लेते और न ही जांच करते हैं। लेकिन हाँ, अगर संविधान का उल्लंघन होने लगता है तो वो जांच करते हैं। निम्नलिखित में से किसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार है? तो ये है राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। क्यों? क्योंकि राज्य विधानमंडल भी क्या होता है? तो ये निम्न मतलब कहा जाता है जिसमें हम सरकार को चुनते हैं। ठीक है, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा एक नागरिक के अधिकार से राज्यसभा अनुच्छेद 80 खंड 4 में वर्णित दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में कौन सा सही है? तो सही पूछ रहा है। तो केवल राज्यसभा में ही ना कि लोकसभा में मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। हाँ, क्योंकि राज्यसभा में तो मनोनीत होते हैं 12 सदस्य और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन भी होते थे, लेकिन क्या है कि 2019 से ये समाप्त कर दिया गया है। ठीक है,
और राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने का संविधान में प्रावधान है। तो ये राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा में ना होकर के लोकसभा में था। और किसी मनोनीत सदस्य के मंत्री पद के लिए नियुक्त पर संविधान वर्जना नहीं है। हाँ, ये भी सही है, अगर मनोनीत किया, लेकिन अगर सब संविधान में अगर वो अच्छा काम करते हैं तो उसको मंत्री बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, भारत की संसद को कानून निर्माण शक्ति का निम्नलिखित में से प्राप्त है। तो क्या है, किसको किसको प्राप्त है? तो भारत का संघ, भारत का प्रदेश या उप प्रदेश, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिकों व उनकी संपत्ति के लिए, तीनों है। नेक्स्ट, इसमें बहुत बड़ा बड़ा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जो उतना काम का नहीं है, जो काम का रह रहा है मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो ये यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित कर दे। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 253 के अंतर्गत। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है? तो बिना किसी राज्य की सहमति से भी संसद कानून बना, अंतर्राष्ट्रीय के बारे में पूछा हुआ है तो बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन सा कानून बनाया जा सकता है? तो कानून कौन बनाता है? तो संसद। नेक्स्ट, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना कहलाती है क्या? तो यह बैठ जाना। ठीक है, नेक्स्ट, संसद में शून्यकाल समय क्या है? तो यह है सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच और दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक शून्यकाल है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश से की देन है? तो ये भारत की ही देन है, और कहीं से नहीं लिया गया। शून्यकाल भारत में ही इनोवेट किया गया है। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? तो 1 घंटे। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो प्रश्न उत्तर का सत्र है। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पे होती है? तो ये द्वितीय वाचन पे होती है। नेक्स्ट, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। यदि राष्ट्रपति के संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचित जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? तो संयुक्त सत्र यथासंभव आहूत होगा। और यह क्या अनुच्छेद 108 में वर्णित किया गया है। राष्ट्रपति सदन के संयुक्त बैठक को आहूत करते हैं, लेकिन अगर उनकी अध्यक्षता पूछा जाए तो अध्यक्ष लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? सेम क्वेश्चन है जो अभी मैंने बता दिया था। तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं और यह अनुच्छेद कितने में है? तो 118 की 4 में है। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो ये स्पीकर करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के सभापति करता है? तो ये स्पीकर करते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं तो कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन सदन के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने के हेतु अधिकृत है? तो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता तो अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। आप पहले भी देख चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, और ये रिपीट कितना बार किया हुआ है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के अनुच्छेद 108 में स्वीकृत किए गए हैं। तो बिल्कुल सही है। लोकसभा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक 1961 में हुई थी तो ये भी सही है। भारतीय संसद के दोनों सत्रों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग
निरस्त बिल को पारित करने हेतु की गई थी। तो तीनों सही है। नेक्स्ट, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 108। नेक्स्ट, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए नहीं, संविधान में संशोधन के लिए भी नहीं होता है। एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद होता है। ठीक है, तो सिर्फ 4 आंसर होगा डी। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो किसके लिए हुई थी? दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक से संबंधित कथनों पर कौन सा सही है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई सही नहीं है। पढ़ लेते हैं कि क्यों नहीं है। तो इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयकों के संदर्भ में लागू होता है और वित्तीय विधेयक जो धन विधेयक है और संविधान संशोधन विधेयक के लिए प्रभावी नहीं होते हैं। ध्यान देंगे कि वित्तीय विधेयक या धन विधेयक और संविधान संशोधन के लिए 108 नहीं है। ठीक है, 118 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, इसमें डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा राज्यसभा के बीच गतिरोध की किस स्थिति के किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो ये साधारण विधि निर्माण को पारित करने हेतु। ये कैसी विडंबना है कि साधारण बिल के पारित करने के लिए संयुक्त बैठक होती है, लेकिन संविधान संशोधन के लिए, धन विधेयक के लिए नहीं किया जाता है। तो ये ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? तो समान विधेयक के लिए। 2020 में पूछा, यूपीपीसीएस में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो ये साधारण विधेयक के लिए। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? तो दोनों में से संसद के एक पटल पर रखा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पे सही कथन कौन से है? तो ये देख लेते हैं। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उस पर सत्रावसान पे व्याप्त लैप्स हो जाता है। तो नहीं, लैप्स क्यों हो जाएगा? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक सत्रावसान पर व्याप्त लैप्स हो जाता है, नहीं, वो सत्रावसान पे वो लंबित हो जाता है ना, खत्म थोड़ी ना होता है। लैप्स मतलब खत्म हो जाता है। और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा में विघटन पर व्याप्त नहीं होता है। तो बिल्कुल सही। इसमें लिखा हुआ है अनुच्छेद 107(4) के तहत लिखा हुआ है कि अंतर्गत राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्याप्त नहीं होगा, अर्थात कथन 2 सही है। नेक्स्ट, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 265 में है। ठीक है, और 266 में क्या है? राज्यों की संचित निधियों के एवं लोक लेखा अनुच्छेद के बारे में है। अनुच्छेद 300 में क्या लिखा हो? तो राज्य एवं संघ एवं राज्यों के नाम से वाद और कार्यवाही। तथा 368 में क्या? संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो उपयुक्त में से किसी का नहीं होता, क्योंकि इस पर राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट, करों और सरकारी कामकाजों के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है तो भारत के संचित निधि में। और संचित निधि का आर्टिकल्स कितनी है? 266। नेक्स्ट, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो भारत की संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग भारत की संचित निधि से लिए जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? तो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन एवं पेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पे भारित नहीं है? तो यह है भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन।
तथा भत्ते। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ, तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते ये क्या संचित निधि से नहीं आती, वो लोकसभा में खुद ही लोग अपने आप उसमें कर लेते हैं कि किसको कितना सैलरी मिलेगा, क्या मिलेगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो आकस्मिक निधि से 267। नेक्स्ट, आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व, क्योंकि नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? तो आर्थिक कार्य विभाग। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारतीय वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांग संसद में पेश की जाती है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक 2022 में पूछा हुआ है बीपीएससी में, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पे भारित व्ययों के अतिरिक्त होने वाले व्यय की मांग को लोकसभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अनुदान की मांग डिमांड ऑफ ग्रांटेड कहा जाता है। ठीक है, समानतः प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संदर्भ में एक अनुदान की मांग को प्रस्तुत की जाती है। हालांकि व्यय की प्रकृति के रूप में एक मंत्रालय या विभाग के लिए एक से अधिक मांगें प्रस्तुत की जा सकती है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो 110। नेक्स्ट, 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है। 110 में क्या? धन विधेयक की परिभाषा है। और 111 में विधेयक पे अनुमति जो राष्ट्रपति देते हैं। नेक्स्ट, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो 110। एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल होते हैं तो क्या? तो भारत सरकार के उधार लेने का नियमन, भारत को समेकित निधि की निगरानी और किसी राज्य के खातों लेखों के लेखा परीक्षक, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है? तो ये इसमें भी उस टाइम बिहार में अभी बिहार में वैसे कर दिया है कि 4 ऑप्शन दे रहा है एज यूजुअल, लेकिन 67 से पहले 5 ऑप्शन थे। तो उसमें से भी देख लेते हैं कि विधायक संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंध में टैक्स लगाना समाप्त करना व उसके विनिमय प्रत्यार्पण धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि से धन को विनियोजित करना तथा किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं है? तो जुर्माने या दंड से संबंधित उपबंध को। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है? तो ये देख लेते हैं, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। लंबा क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो स्पीकर करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक कहाँ है? तो लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है, तो ये लोकसभा में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसके बारे में देख लेते हैं। धन विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित की जाती है। ठीक है, धन विधेयक लोकसभा में की जाती है। ठीक है, धन विधेयक पेश किया जाता है तो कहाँ? तो सिर्फ केवल लोकसभा में, यहाँ पे ध्यान देंगे, केवल लोकसभा में। तो ऐसे भी क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो धन विधेयक जिसमें पैसे की बात होती है सिर्फ केवल लोकसभा में है। निम्नलिखित कथनों पे कौन सा सही नहीं है? तो देख लेते हैं, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती, तो नहीं, राज्यसभा में तो जाती ही नहीं, तो राज्यसभा में क्यों स्टार्ट होगी? तो वो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है, ये सही है।
क्योंकि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं की जाती है। तो यह संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो नहीं, क्योंकि संसद में राज्यसभा भी आते हैं। और यह लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता तो ये गलत ही है, लोकसभा में ही प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट, धन विधेयक कहाँ पूर्व स्थापित किया जाता है? तो लोकसभा में। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो कहाँ? तो सिर्फ लोकसभा में, केवल लोकसभा में। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो कितने दिनों के अंदर? तो 14 दिनों के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि धन विधेयक पे राज्यसभा का सहमति हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक? 14 दिन पहले तक, ठीक है। 14 दिन तक, 14 दिन के बाद वो अपने आप हो जाता है लागू। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृति हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक रोक सकती है। कितने दिनों तक? तो मात्र 14 दिन तक। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो मात्र 14 दिन तक, ठीक है। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर लोकसभा को वापस किया जाता है? तो 14 दिनों के अंदर। सेम क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के पूछा हुआ है तो आप ध्यान देंगे। निम्न कार्यविधियों में से कौन सी ऐसी धन विधेयक को अंगीकार करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है हो किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो? तो यह पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसे दोबारा संशोधन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हुए पास कर दे। कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्लिप्त है और अनुच्छेद 110 के विनिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे क्या किया? तो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ठीक है।